दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। सोच। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी सोच सही हो। गलत भी हो सकते हैं आप और आपकी सोच भी। तो जनाब, इस गुमान से ज़रा बाहर निकलिए और मेरी बात सुनिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर अभिनव गर्ग अभी तक अपने क्लिनिक नहीं पहुँचे हैं। कम से कम जब से मैं उनकी कांटेक्ट में आई हूँ, मैं नलिनी दुबे पिछले करीब 4.5 महीनों से उनसे अपने दांतों की आरसीटी करा रही हूँ। जनरली तो वो 11:15 और 11 के आसपास आ जाते हैं और 10 और 10:15 तक उनके पेशेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। यूँ आज मुझे भी थोड़ी देर हो गई है। अमूमन तो पहले अपना नंबर लगाने की कोशिश में मैं भी 10:30 बजे तक तो पहुँच ही जाती थी, और आज तो मुझे 11 के ऊपर ही हो गए थे। सोच रही थी कि आज तो भैया गई काम से। नंबर लगाने में ही देर हो जाएगी, पता नहीं कि मुझसे पहले कितने ही लोग अपना पर्चा उनकी टेबल पर पेपर वेट से दबा कर रख चुके होंगे। खैर, अब जो भी था, सोचती विचारती से उनकी केबिन में पहुंची तो नज़ारा सोच से बिल्कुल परे था। डॉक्टर साहब ही नदारत थे अभी तक तो। उनका असिस्टेंट ही बाहर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। अंदाज़ा तो उसे देखकर हो गया था कि शायद डॉक्टर अपने केबिन में नहीं हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अभी आए ही नहीं होंगे। इतने दिनों से आ रही थी तो सिस्टर चारवश उसने नमस्ते की मुद्रा में सिर झुका दिया था और अपनी सिगरेट भी मुंह से निकाल कर हाथ में दबा ली थी। पर्चा तो फिर भी लगा ही दिया मैंने भी, कहीं ऐसा न हो कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सी सोचती ही रह जाऊं और मुझसे बाद में आने वाला बाजी मार ले जाए। एक पेशेंट को अटेंड करने का मतलब कम से कम 15-20 मिनट जाया हो जाना। वैसे इतने दिनों में डॉक्टर की एक खूबी ने तो मेरा दिल जीत लिया था कि वे आउट ऑफ टर्न जाकर किसी को अटेंड नहीं करते थे। लाख कोई ज़ोर आजमाइश करता रहे या फला जान पहचान का हवाला देता रहे, मगर डॉक्टर अभिनव सुनी अनसुनी कर जिसके नाम का नेक्स्ट पर्चा होता था उसी को देखते थे। सिस्टम के साथ कोई काम होता है तो कितना अच्छा लगता है ना, कुछ अलग टाइप का फ़क्र सा होने लगता है जैसे, है ना। मुझसे पहले भी कई लोग अपनी एंट्री करा चुके थे वहाँ, ये तो पता ही था। खैर, आज तो सचमुच ही बाजा बजना था मेरा। पूरी इंट्यूशन हो रही थी मुझे इसकी। कुछ चीज़ें स्वतः ही होती हैं, हमारा उन पर वश नहीं चलता। यही तो ज़िंदगी है। और दोस्तों, इसका हर दिन एक सा नहीं होता। कभी अच्छा बीतता है तो कभी बुरा, कभी अनजाने ही कुछ मिल जाता है तो कभी लाख कोशिश के बावजूद कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया अंदाज फिल्म का एक गाना मुझे याद आता है। वो है ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है ये गीत। उन कई इंतज़ार करने वालों में मुझे वही बूढ़ी आंटी फिर दिख गई जो अक्सर मुझे मेरी आरसीटी सिटिंग वाले दिन देखी जाती हैं। अपने पहनावे, अपने हाव भाव से बड़ी ग्रेसफुल और संभ्रांत परिवार की लगती हैं वो। झुर्रियों वाले चेहरे में भी गजब का आत्मविश्वास और ठसक सी साफ दिखती है। कुछ चेहरे अनायास ही आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, नहीं? कुछ तो है उनमें भी ऐसा जो मुझे बरबस अपनी ओर खींचता है। उनके साथ उन्हें संभालने एक और लेडी आती है। डॉक्टर जब कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह समझाते हैं तो वही सब कुछ देखती समझती है। उसकी भी वेशभूषा, सौम्यता, शालीनता और इन सब के अलावा वह जिस तत्परता और जिम्मेदारी के साथ आंटी का ध्यान रखती है, मुझे लगता है कि वह आंटी की बहू के अलावा और कोई नहीं हो सकती। अच्छे से पिनअप करी हुई साड़ी, करीने से संवारी गई लंबी बंधी चोटी, मेहरून रंग की गोल शिल्पा बिंदी, गले में लंबी चेन वाला काले सोने के बारीक दानों से बना मंगलसूत्र, सब मुझे उनके आंटी की बहू का होने का आभास कराते हैं। अब इस अंदाज में बेटी तो नहीं हो सकती,
इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है ना किसी को देखकर। खैर, तो उन आंटी को देखकर अब तो मेरा सिर स्वतः ही अभिवादन में झुक जाता है। हमारे हिंदुस्तान की यही तो खासियत है कि किसी से एक आध बार मिलो नहीं कि बस बिल्कुल अपने से लगने लगते हैं। आंटी तो सर्जरी चेयर पर ही अधलेटी सी डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी। परहैप्स शी वॉज द फर्स्ट टू रीच देयर। अंदर केबिन में तो आज इतने लोग हो गए थे कि खड़े होने तक की जगह भी नहीं थी। डॉक्टर भी नहीं आए थे अभी तक। मैं तो केबिन की भीड़ भाड़ से परेशान बाहर को लॉबी में ही निकल आई। सोचती रही कि वापस चली जाऊं, कल फिर आ जाऊंगी। घर भी कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। अगर आप कभी गाज़ियाबाद आए हों तो समझ जाएंगे कि राजनगर और कविनगर यहाँ के खास इलाके हैं और दोनों में रिक्शे से भी आओ तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो आपको बताऊं, मैं राजनगर में रहती हूँ और ये लॉयंस आई हॉस्पिटल के नाम से कविनगर में है। इसी आई हॉस्पिटल के ही एक छोटे से हिस्से में ये डॉक्टर अभिनव गर्ग का डेंटल क्लिनिक है। इसी हॉस्पिटल के बगल में ही एक बहुत नामी गिरामी जैन मंदिर भी है। जब तक इस हॉस्पिटल में आना नहीं हुआ था, आते जाते कभी समझ नहीं आता था कि भीड़ हॉस्पिटल की है या मंदिर की। पहली बार जब दांतों में प्रॉब्लम शुरू हुई तो निसंकोच यहीं आ गई। घर के पास भी है और मेरे कई जानने वाले यहाँ की तारीफ़ भी बहुत करते हैं। एनीवेज, रुकूं या चली जाऊं कि कश्मकश में डूबती उतरती सी, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि कल दोबारा आना ही ठीक रहेगा। एक तो अभी डॉक्टर ही नहीं आए, दूसरे ऑलरेडी कई लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यही सोचती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि सामने से डॉक्टर आते देख गए। उन्होंने मुझे देख लिया। आंखों ही आंखों में हाय हेलो सी हो गई। बस अब लौटना कुछ अजीब सा लगा। वापस इस हॉस्पिटल के लाउंज की तरफ ही बढ़ गई। सोचा इंतज़ार करती हूँ आराम से, अभी तो वक्त लगेगा मेरा टर्न आने में। लाउंज भी अच्छा खासा स्पेसियस है यहाँ का, साफ स्वच्छ सुव्यवस्थित। सिटिंग अरेंजमेंट भी परफेक्ट। एक कॉर्नर पर आरओ का पानी और डिस्पोजेबल ग्लासेस भी रखे हैं। अच्छा लगा देखकर। बाहर जेठ की तपती दोपहरी से अंदर आए लोगों को अगर एसी लाउंज और मिनरल वाटर मिल जाए तो और क्या चाहिए भला। मैं डेंटल क्लिनिक के सामने ही बने लाउंज में कतारों में रखी फिक्स बेंचों में से एक पर बैठ गई। क्लिनिक के अंदर से वही बूढ़ी आंटी वाली बहू आती दिखाई दी। डॉक्टर अंदर पहुंच गए थे तो वह उन्हें सब समझाकर बाहर आ रही थी। मुझ पर नज़र पड़ी तो दोनों एक साथ ही मुस्कुरा पड़े। मैंने बताया था ना अभी आपको कि पिछली कई सिटिंग्स में हम लोगों का आमना सामना हुआ था, तो बाय फेस तो हम लोग अजनबी नहीं रहे थे। देखते देखते भी एक मौन सा रिश्ता कायम हो ही जाता है ना अजनबियों के बीच भी। मैंने इशारे से मुस्कुराकर उसे भी अपनी बगल वाली खाली सीट पर बैठने का इशारा कर दिया। अब अगर काम करा के ही जाना है तो मुंह सिलकर तो नहीं बैठा जा सकता ना। इतना कुछ है कहने सुनने और जानने समझने को एक दूसरे से। ऐसे मौक़ों का फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए ना, आई थिंक। हालांकि मैं अकेले भी कभी बोर नहीं होती। मेरे बैग में मेरे मन लगाने का पूरा पिटारा होता है। मेरा मतलब स्मार्टफोन की लेटेस्ट टेक्निक से है। तरह तरह की ऐप्स हैं जो आपको कभी तन्हा ही नहीं रहने देती। बस नेट प्रॉपर होना चाहिए। और मेरे जैसे किताबों के शौकीन के लिए तो ये जादुई किंडल जैसी जो ये ईजाद हुई है ना चीज़, भाई गॉड, दिल से सलाम ठोकती हूँ बनाने वाले को। मतलब यार, ये क्या कर रहे हैं दुनिया वाले। एक छोटी सी जादुई सी चीज़ आपके बैग में सजी हुई जिसमें आप जितनी चाहे किताबें स्टोर कर सकते हो। वाह वाह भाई वाह। ऑल्दो इतने पर भी मेरा पर्सनली मानना है कि ये सब चीज़ें केवल तभी के लिए जबकि आपके पास कोई और ना हो। इसके अलावा उस वक्त मुझे अपनी जिज्ञासा भी तो शांत करनी थी कि मैंने जो कयास उस यंग लेडी के लिए लगाए हैं वह सही तो है ना। वह सही में ही बूढ़ी आंटी की बहू ही है ना। अमूमन मेरी सोच, मेरे अनुमान सही ही होते हैं। इसका कुछ कुछ गुमान सा है मेरे भीतर। अक्सर शर्त भी लगा लेती हूँ और हमेशा जीतती भी हूँ।
मेरे बगल वाली सीट पर उसके बैठते ही मैंने अपना प्रश्न उस पर एक तरह से दाग सा दिया। वो आंटी आपकी मदर इन लॉ है ना? ओ आंटी, वह चौंकी। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो इनके यहाँ काम करते हैं, नर्स है इनकी, आप केयर टेकर समझ लीजिए हमें। मैं अचंभित सी हुई जानकर, अपनी सोच को गलत पाकर भी और उस सभ्य सी लेडी को आंटी की नर्स जानकर भी। मुझे ऐसे हैरान सा देखकर वे खुद ही बोली, हम तो गोरखपुर के रहने वाले हैं जी, नौकरी की तलाश में थे तो यहाँ हमारे एक जान पहचान वाले भैया ने बताया कि यहाँ गाज़ियाबाद में ऐसे ऐसे एक बूढ़ी बीमार अकेली औरत की देखभाल करनी है, मंजूर हो तो बात करें हम। वे अपनी पुरविया टोन में बोली। वैसे मैं तो उसके बात करने के अंदाज से ही समझ गई थी कि मोहतरमा हमारे पुरविया भारत से तशरीफ़ रखती हैं। बोली में इतनी अलहड़ता और मीठापन वहीं दिखता है। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैंने खुद ही अपनी झेप मिटानी चाहिए। मेरी उसके बारे में धारणा तो गलत हो गई थी, पर इसके साथ ही उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। यहाँ गाज़ियाबाद में कहाँ रहती हो फिर? आंटी जी के पास ही रहते हैं, उन्हें पूरे समय ही हमारी ज़रूरत है। यहाँ शास्त्री नगर है ना? शास्त्री नगर भी आपको बताऊँ राजनगर और कबीर नगर की तरह ही गाज़ियाबाद का एक खास रिहायशी इलाका है। आंटी का बहुत बड़ा घर है वहाँ, अकेली रहती हैं आंटी पूरे इतने बड़े घर में। बाकी सब कामों के लिए भी कई कई नौकर नौकरानियाँ लगा रखी हैं। हमारा काम तो बस पूरी तरह केवल आंटी का ध्यान रखना है। खाना पीना रहना सब साथ ही है, ऊपर से पगार भी बहुत अच्छी है। हाँ, काम सब करने पड़ते हैं आंटी के, सबसे मतलब सब। करीब 80 साल की हैं आंटी। वैसे तो मैं टाइम से सब करने का ध्यान रखती हूँ, फिर भी बूढ़ा शरीर है, उस पर भी मंद पड़ती याददाश्त, तो कितनी ही बार तो बिस्तर में ही उसके बिना पूरा कहे ही मैं समझ गई थी सब। आदमी पैसा कमाने के लिए क्या क्या जुल्म सहता है, दूसरे बुढ़ापा जो ना करवा ले दूसरे से। और आपका परिवार वगैरह? मैंने इस बात को बदलने की गरज से पूछा। वो तो सब गोरखपुर में ही है ना जी, यहाँ कैसे रख पाएंगे हम उनको? बच्चे वगैरह वहीं पढ़ते होंगे इसका मतलब। मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ती ही जा रही थी। हाँ, 3 ठो बच्चे हैं हमारे, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। लड़कियाँ दोनों बड़ी हैं, 9वीं और 10वीं में पढ़ती हैं, साथ ही घर भी संभाल लेती हैं मिलके दोनों। और आपके वो हस्बैंड? मैं एक बारगी तो झिझकी पूछने में। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई कि या तो उसने इसे छोड़ दिया होगा या फिर सारे दिन निकम्मट निठल्ला बना दारू पीता रहता होगा बीवी की कमाई पर। पति है ये तो उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और पूरी लंबाई में भरी सुंदूरी मांग से ही स्पष्ट था। पर पुनः एक बार मेरी सोच को गलत साबित करते हुए उसने एक ठंडी गहरी सांस के साथ जवाब दिया। वो अपाहिज हैं पिछले 3 सालों से, मन मारे घर में ही पड़े रहते हैं सारे दिन। क्या करें बेचारे, मजबूरी है, वरना तो जब तक ठीक थे कभी घर की देहरी तक पार नहीं करने दी हम लोगों को। गोरखपुर में ही एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे। एक दिन फैक्ट्री जाते वक्त तेज़ी से आ रही कार की चपेट में आ गए, दोनों पैर कट गए उसमें। एक पल को जैसे सारी दुनिया मानो ठहर गई बताते बताते उसके लिए। बीते जख्म जैसे फिर से रिस उठे हों। मेरा मन भी बेहद दुखी हो उठा। सचमुच कितने गम भरे पड़े हैं ज़माने में। दूसरों के दुख जानो तब महसूस होता है कि हम कितने सुखी हैं। हम नाहक की छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होते रहते हैं। आज सुबह ही शांतनु से बेबात पर नाराज़ हो उठी, जबकि मेरी हर छोटी बड़ी बात का इतना ख्याल रखते हैं वो। आज ड्राइवर गोल मार गया बिना कहे, और शांतनु की कोई ज़रूरी मीटिंग थी।
मुझे भी यहाँ आना था डॉक्टर के यहाँ, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था। घर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास ही है मेरा। फिर भी बस उलझ पड़ी खाऊं खा कि तुम्हारी तो बस रोज़ मीटिंग की मीटिंग का बहाना है, मेरे लिए तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। इतनी तपती गर्मी में रिक्शे से कैसे आऊँगी जाऊँगी, और भी न जाने क्या क्या कहती रही। बिना नाश्ता किए ही चले गए बेचारे आज। एक ये बेचारी है, घर जवान लड़कियां, छोटा लड़का, अपाहिज पति, सब छोड़ के किस तरह ज़रूरत पूरी करने के लिए घर से इतनी दूर नौकरी कर रही है। जाने कैसे कैसे काम कर रही है। उन क्षणों में मुझे सचमुच ही उस खुद पर बहुत शर्म आई। मन ही मन निश्चय किया कि आगे से पूरी कोशिश करूँगी मेरी वजह से किसी को भी, स्पेशली शांतनु को, ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। वैसे तो हम शहरी औरतें खुद को बड़ा तीसमार खां समझती हैं, और एक दिन ड्राइवर नहीं आया तो लाल पीली हो बैठी। अरे रिक्शे में जाने में दिक्कत है तो ओला उबर मंगा लो, इतनी तो सुविधाएं हो गई हैं आजकल। पति के जिक्र का दुख अब भी उसके चेहरे पर चस्पा था। तुरंत बात का रुख बदलते हुए मैं बोली, और आंटी, उनके बच्चे वगैरह नहीं हैं? हैं क्यों नहीं, भरा पूरा परिवार है सो तो। दूसरे के दुख की बयानी ने उसकी परेशानियों की सिलवटें थोड़ी सी दूर तो की ज़रूर, पर सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है जी। 3 बच्चे हैं उनके भी, 2 बेटे और 1 बेटी। एक बेटा और एक बेटी तो कहीं विदेश में रहते हैं, शायद अमेरिका में कहीं, और दूसरा छोटा बेटा यहीं कहीं गुड़गांव है ना, वहाँ रहता है। पूरा परिवार है सबके पास। हमें आंटी के पास पूरे 2 साल हो गए हैं, अभी तक तो विदेश से कोई आया नहीं है उनसे मिलने। फ़ोन तो ज़रूर आते रहते हैं वहाँ से। अब तो वह है ना व्हाट्सएप कॉल, वही छोटे भैया ने आंटी को करना सिखा दिया है। आंटी हमसे समय पूछकर वही मिला लेती हैं खुद से ही। खूब बुलाते हैं आंटी को अपने पास सब लोग विदेश में, पर आंटी नहीं जाना चाहती कभी भी अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर। गुड़गांव वाला कभी कभार आ जाता है, उसकी वाइफ भी वहीं नौकरी करती है, तो सभी बहुत बिज़ी रहते हैं। जब कभी भी थोड़ी बहुत देर को आते हैं तो आंटी इतनी खुश होती है कि पूछिए मत। थोड़ी सी देर के लिए ही इतना कुछ खाना पीना बनवा लेती हैं कि वे खा भी जाते हैं और ले भी जाते हैं। इधर काफ़ी दिनों से उनका छोटा बेटा साथ नहीं आ पा रहा, क्योंकि वह दिल्ली में रह के किसी परीक्षा की तैयारी वगैरह कर रहा है। तो आंटी जी उसके लिए अलग खाने पीने की ढेरों चीज़ें पैक करवाती हैं कि रास्ते में उसे देते जाना। वहाँ उसे चाहे होश भी नहीं होगा कि दादी कैसी है उसकी। कैसा है ना ये बच्चों के प्रति मोह भी, कुछ भी हो जाए छूटता ही नहीं है। मुझे भी सचमुच ही बात कभी समझ नहीं आई कि अंधा मोह बच्चों के लिए माँ बाप में ही क्यों होता है। बच्चों में नहीं सुना कभी इतना मोह अपने माँ बाप के प्रति। गलत तो नहीं कह रही ना मैं। और आंटी का खर्चा पानी वह तो सब बच्चे ही करते होंगे ना। चलो अच्छा है, कुछ तो फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मैंने ठंडी सांस भर के कहा। समय के साथ हॉस्पिटल में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। मेन हॉस्पिटल तो आई का ही है ना, ये लॉयंस आई हॉस्पिटल, जो उसके पेशेंट तो काफ़ी तादाद में आते ही हैं। नहीं जी, आंटी जी सब खुद से ही करती हैं। बताती रहती हैं कि अंकल जी किसी बड़ी सरकारी नौकरी में थे, सो उनके लिए तो उनकी फैमिली पेंशन ही बहुत है। उन्हें नहीं चाहिए किसी से कुछ, सिवाय कि 2 घड़ी अपनी माँ के पास बैठकर बातें कर लें। सो उन पर वह भी नहीं है आंटी जी के लिए। वो कुछ और भी कहने जा रही थी कि अंदर से डॉक्टर का असिस्टेंट आ गया उसे बुलाने, कि वे आंटी का प्रेस्क्रिप्शन वगैरह समझ ले। वो तुरंत उठकर चली गई। 5-7 मिनट के भीतर ही जब निकली तो देखा कि आंटी कस कर उसका हाथ थामे आ रही हैं, जैसे बच्चा माँ का हाथ थाम कर आगे बढ़ता है जब वह चलना सीखता है।
पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कि वह सेफ हाथों में है, गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। बहुत भावुक हो गई मैं उस वक्त। एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डालकर, हाथ से हल्का सा बाय कहकर वे आंटी की नर्स उन्हें लेकर बाहर निकल गई। कुछ पलों तक तो मैं उन्हीं दोनों के ख्यालों से दो चार होती रही। ईश्वर भी ना जाने कैसे दो नितांत अपरिचित लोगों को आपस में इतनी आत्मीयता से जोड़ देता है। सब विधि का विधान है शायद। वो लोग तो चले गए, पर मुझे अपना नंबर आने तक अभी और इंतज़ार करना था। सोचा लाओ गपबाजी तो हो गई बहुत, अब थोड़ा सा कुछ टाइम यूटिलाइज भी कर लिया जाए। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से हेडफोन्स बाहर निकाल अपने स्मार्टफोन से अटैच कर लिए और नेटफ्लिक्स खोल कल रात को शुरू की माया मेम साहब मूवी देखने लगी। ज़बरदस्त मर्डर मिस्ट्री चल रही थी उसमें। अभी सिर्फ 2-4 ही मिनट हुए होंगे मूवी शुरू किए हुए कि सामने वाली बेंच पर बैठे एक बच्चे की बॉल तेज़ी से मेरे पैरों के पास आकर रुकी। मैंने गुस्से में घूर कर उस बच्चे को देखा तो वह 4-1 साल का बच्चा सहम कर वहीं पास ही बैठी अपनी माँ से चिपक गया। मन हुआ कि वापस बॉल उधर ही फेंक कर मारूं। हॉस्पिटल है, कोई प्लेग्राउंड थोड़ी है। कैसी जाहिल माँ है जो बच्चों को ये नहीं समझा सकती कि कहाँ खेलना है और कहाँ नहीं। उल्टे उसे पुचकार कर पैम्पर और कर रही है। मेरा गुस्सा बच्चे से हटकर माँ पर उतर रहा था। बच्चा तो नासमझ है, जबकि उसके बगल में ही बैठी 7-8 साल की सी लड़की, शायद उसकी बेटी रही होगी, अपने भैया या भैया जैसे से कह रही थी, गंदी बात की है ना आपने, सॉरी बोलो आंटी से, बोलो सॉरी, आंटी को चोट लग गई है ना आपकी बॉल से। मगर मैं बच्चा था कि चिपका ही जा रहा था अपनी माँ से। गॉड नोज, शर्म से या डर से पता नहीं। पूरा परिवार क्या कर रहा था हॉस्पिटल में। शक और पहनावे से तो कोई काम वाली बाई ही लग रही थी। चमकीला सा पीला और हरे रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उस पर काले से रंग के दुपट्टे को उसने सिर पर ओढ़ सा रखा था। अमूमन इस तरह मुस्लिम औरतें ही ओढ़ती हैं। बच्चों ने भी हरे नीले काले से ही कपड़े पहन रखे थे। मेरी नज़र में तो एक मुस्लिम फैमिली थी। जैसे जैसे समय सरक रहा था, वहाँ अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे लोगों को भूख प्यास लगने लगी थी। कोई बाहर से कुछ ले लेकर आ रहा था तो कोई अपने साथ लाए हुए नमकीन, बिस्किट, फल इत्यादि को बैग से निकालने लगा था। उस सामने वाली मुस्लिम सी दिखने वाली औरत ने भी अपने बैग में से अंकल चिप्स और चीज़ी वॉल्स वगैरह के छोटे छोटे पैकेट निकाल कर बच्चों को पकड़ा दिए। मैंने अपना ध्यान उस परिवार से हटाने की कोशिश की कि तभी वह बॉल फेंकने वाला लड़का अपनी माँ और बहन के फुसलाने पर चिप्स का पैकेट मेरी तरफ ला रहा था। कभी शर्मा कर नज़रें नीची कर आगे कदम बढ़ाते हुए तो कभी झिझक कर कदम वापस पीछे लौटाते हुए। ओह गॉड, मेरे मन ने कहा, ज़बरदस्ती तय करना हो तो 2 कदम का फासला भी मीलों लंबा लगता है। बच्चे का वश चलता तो अपनी माँ से ही चिपका रहता, मगर शायद अब बहन ने भाई को अच्छी बातें सिखाने के लिए उसकी किसी मनपसंद चीज़ का लालच दिया है, या शायद कुछ डराया धमकाया भी हो, जैसा कि बड़े भाई बहन करते हैं। वो बच्चा मेरी तरफ चिप्स का पैकेट लेकर झिझकता शर्माता सा बढ़ तो रहा है, लेकिन झिझक, कश्मकश और ऊहापोह मुझे भी कम नहीं हो रही है कि मैं लूँगी या नहीं। अरे मैं अभी कैसे कुछ खा सकती हूँ? अभी टीथ का ट्रीटमेंट होना है मेरा। नाश्ता करके अच्छे से ब्रश करके आई थी घर से, फिर उसके बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ले भी। जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ है डॉक्टर ने खास हिदायत दे रखी है कि हर मील के बाद इस तरह कुल्ले करना है। बोलते हैं वेरी गुड फॉर योर टीथ। शुरू से ही किया होता तो दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। मैंने उस दिन से ही शुरू कर दिया था। कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा, बेटर लेट देन नेवर। नो, आई कांट हैव एनीथिंग। मैं कुछ नहीं खा सकती ट्रीटमेंट से पहले। मन में जाने क्या क्या चल रहा है। फिर तुरंत ही दूसरी तरफ अपने कायदे कानून।
और एटिकेट्स भी याद आ रहे हैं कि कोई कुछ ऑफ़र करे, वह भी इतना छोटा बच्चा, तो ज़रूर लेना चाहिए, चाहे ज़रा सा ही सही, नहीं तो कितना बुरा लगेगा ऑफ़र करने वाले को। और ख़ुद उसे भी तो वैसे तो बड़ी तहज़ीब और शऊरों वाली बनती हूँ। फाइनली बच्चे का चिप्स के पैकेट के साथ मुझ तक पहुँचने का कठिन सफ़र पूरा हो ही गया। बहन उसकी बराबर लगी ही रही उसे मुझ तक पहुँचाने में। ये बॉल फेंकने के लिए सॉरी कहलवाने का अच्छा प्रयास था अपने भाई से। ज़रूर वह किसी अच्छे स्कूल में पढ़ती होगी, वरना देहातियों सी दिखने वाली उनकी माँ में ये सब एटिकेट्स कहाँ। अब तो बच्चा बिल्कुल मेरी आँखों के सामने था। मैंने अब उसका चेहरा ध्यान से देखा। कपड़े उसने ज़रूर नीले पहले से पहन रखे थे, मगर उसका चेहरा बहुत सुंदर और मासूम सा था, बिल्कुल मासूम फिल्म के जुगल हंसराज जैसा। बिल्कुल गोरा रंग, भूरी नीली आँखें और थोड़े भूरे से टेक्सचर के बाल। अपने उसी भोले और मासूम से चेहरे को नीचे झुकाते हुए उसने वह अपना चिप्स का पैकेट मेरे आगे कर दिया। आखिरकार बहन की सीख की जीत हुई और उन पलों में मैं तो कुछ सोच ही नहीं पाई। मन के किसी कोने से अचानक ममता और स्नेह फूट पड़ा। अनचाहे ही बहुत सारी मिठास भरे शब्दों से बोली, आप खाइए बेटे, हमें तो अभी डॉक्टर अंकल को अपने टीथ दिखाने हैं ना। कहते कहते टीथ खोलने का अभिनय स्वतः ही हो गया। प्लीज़ टेक वन पीस एंड मैम एंड फॉरगिव माई चाइल्ड प्लीज़। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर गिविंग हिम वॉल इन द हॉस्पिटल। उस गंवार सी दिखने वाली औरत ने जिस खूबसूरत एक्सेंट के साथ मुझसे कहा, लगा जैसे उसने मेरी बॉडी की पूरी स्कैनिंग करके मेरे भीतर का सब जान मुझे करारा जवाब दिया हो। भौचक्की बनी जुबां को उस वक्त कुछ जवाब ही नहीं सूझा। ना चाहते हुए भी हाथ चिप्स लेने को आगे बढ़ गए। आज में मेरी सोच कई बार गलत साबित हो गई थी। मेरा गुमान मुझे छोड़ चुपके चुपके अपने रास्ते जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर मेरी कहानी, मेरी शायरियाँ, मेरी कविताएं, मेरा चैनल आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को दीजिए अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह और बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली कहानी तक, अगली कविता तक फिर मुलाकात होती है। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार एंड टेक केयर।